तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है 5 बजे क्लास होती है। ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल रही है, ठीक है। ये आपको मैंने कल बताया था कि मैं घर गया था तो मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, तो कल वो रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये क्लास आपको आज मिल रही है, तो इस क्लास को आप सभी अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही क्लास करनी है जैसे लाइव होती है। तो पहले बता दूं कि ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्लास आपका नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो, इस वजह से मैं घर जाने से पहले ही मैंने 2 क्लासेस जो है रिकॉर्ड कर दी है। एक आज आपको मिल रही है और एक क्लास आपको मिलेगी मंडे को, ठीक है। इसके बाद हो सकता हो 1-2 दिन आपको क्लास ना मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे जब आएंगे, फिर लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को सभी लोग शेयर कर देना और प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से आपको पढ़ते रहिएगा और देते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो सेशन में हो सकता हो आपको शायद लगे कि एक्सप्लेनेशन कम हो रहा है, तो आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो डायरेक्ट याद रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर जो है, जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और क्लास के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, स्पुतनिक 2 एक यान जो है स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आप सभी जानते होंगे कि स्पुतनिक 2 में सबसे पहले जो जानवर छोड़ा गया था वो जानवर कौन सा था? वो था कुत्ता। कौन सा जानवर पहली बार छोड़ा गया था? कुत्ता। और इसका नाम क्या था? लाइका, है ना, लाइका। तो लाइका नामक हालांकि एक कुतिया थी, ठीक है। ये कुतिया थी, मतलब कि कुत्ता नहीं, कुतिया थी, ठीक है। लेकिन आपको कुत्ता ही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइका नामक ये कुतिया थी जिसको अंतरिक्ष में ले जाया गया था, ठीक है। पहली बार एक जानवर जो अंतरिक्ष में गया था वो कुत्ता ही था, ठीक है। और कौन सा यान था? तो स्पुतनिक 2 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भाई देखो, राज्यसभा लोकसभा हम लोग करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को, यानी कि 12 मेंबर को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। कितने मेंबर्स को? तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ये 12 सदस्य कौन होंगे? आपके मन में डाउट आए तो ये 12 सदस्य जो होंगे ये अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट मतलब कि विशेषज्ञ होते हैं कुछ क्षेत्रों में। तो ऐसे 4 क्षेत्र हैं जहां पर राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? चुनता है। 4 एक्सपर्ट किस किस अलग अलग फील्ड के? तो एक आपका फील्ड होता है आर्ट के क्षेत्र से, मतलब कला के क्षेत्र से। फिर एक फील्ड होता है लिटरेचर मतलब हिंदी के साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र से। फिर एक फील्ड होता है साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी ने अच्छा योगदान दिया है तो उसको अपॉइंटमेंट कर सकता है। इसके अलावा क्या है? सोशल साइंस या सोशल वेलफेयर कह सकते हो आप लोग, सोशल वेलफेयर, है ना, यानी हिंदी में समाज सेवा। हिंदी में क्या लिखते हैं? समाज सेवा। तो याद रखना है ये 4 क्षेत्रों में जो भी विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनको राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में भेजता है। कितने सदस्यों को? ऐसे 12 सदस्यों को। ध्यान रखना है, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से, इन 4 क्षेत्रों से चुना जाता है, ठीक है। कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा सर खेल के क्षेत्र में भी, तो दोस्त जो आर्ट है ना, आर्ट के अंदर ही आपका स्पोर्ट्स आ जाता है, इसी के अंदर स्पोर्ट्स आता है, इसी के अंदर सिनेमा भी आता है, समझ रहे हो, सिनेमा भी आता है। तो ध्यान रखना ये आर्ट के ही फील्ड होते हैं। तो हमारे प्रश्न का ठीक उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को परिभाषित किया गया है कि राज्यसभा क्या है, ठीक है। ध्यान रखना, राज्यसभा क्या होता है? ये अपर हाउस होता है, ठीक है। अपर हाउस मतलब कि इसको बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा को बोलते हैं क्या? उच्च सदन, यानी कि अपर हाउस। और राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जो स्थायी सदन है, ये भंग नहीं हो सकता। कैसा सदन है ये? स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब कि परमानेंट हाउस, ठीक है। परमानेंट हाउस मतलब कि इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता, स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डुरंड लाइन किन देशों की सीमा रेखा है भाई, ठीक है। कौन सी लाइन? डुरंड लाइन किन देशों की क्या है? संयुक्त सीमा रेखा है, जो आपको ध्यान में रखना भाई।
भारत और चीन तो आप सभी जानते हो, भारत और चीन के लिए कौन सी लाइन है, मैकमोहन, ठीक है, भारत और चीन के लिए है मैकमोहन, तो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका है भारत और तिब्बत, भारत और चीन और अफगानिस्तान नहीं, प्रश्न का ठीक उत्तर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। डुरंड लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है क्या, डुरंड लाइन, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान आपसे पूछता है, इंडिया पाकिस्तान आपसे पूछता है इसकी सीमा रेखा, तो वो होने वाली है आपकी रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ, है ना, जानते रहना आप लोग, हालांकि जानते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान का याद रखिएगा और बेसिकली भारत और चीन का याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिश कल्चर कॉल्ड, क्या कहलाता है फिश कल्चर का अध्ययन, ठीक है। ध्यान रखना, मछलियों का अध्ययन, है ना, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त, तो वो कहलाता है पीसी कल्चर, ठीक है। ध्यान रखना क्या कहलाता है, पीसी कल्चर, है ना, पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर है ना। सिल्वी कल्चर क्या है भाई, ये रेशम का अध्ययन कहलाता है, सिल्वी कल्चर क्या कहलाता है, ये रेशम का अध्ययन कहलाता है, रेशम मतलब कि सिल्क, सिल्क, है ना, तो जानते रहना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं वो भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अभी जैसे हम कहें स्टडी ऑफ अर्थ, याद रखना जितना बताता चलो, स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाता है भाई, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, समझ रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या कहलाता है भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोलॉजी मतलब हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र, यानी आपसे सवाल पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, या पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, या इकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना, पीसी कल्चर हमारे प्रश्न का ठीक उत्तर है फिश कल्चर, फिश कल्चर मतलब कि मछलियों का अध्ययन, समझ गए भाई, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। क्लास आपके लिए इसीलिए रिकॉर्ड की गई है ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम जो यूटिलाइज है 5 बजे जो आपकी आदत है क्लास में आने की, वो आदत टूटे ना, ठीक है। तो मेरी कोशिश थी जितना भी समय मेरे पास बचा, ठीक है, तो इस वजह से मैंने 1-2 क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क के कीड़े के, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पीछे बताया मैंने आपको, सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म, यानी कि इस क्वेश्चन को आप ये समझ लो कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ सिल्क, है ना, स्टडी ऑफ सिल्क, आप ये समझ लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन देखो बस घुमा के पूछा है कि रेशम के कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, या रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं। जहां रेशम शब्द आ जाए, सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, जहां सिल्क रेशम शब्द आ जाए तुरंत टिक करना है सिल्वी कल्चर, है ना, आंख बंद करके टिक करना है सिल्वी कल्चर, समझ गए, सिल्क के कीड़े पालन पोषण को, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट लेक वर्ल्ड की कौन सी है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो सब रटे होंगे, है ना। लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील कहां पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप में, बताया था आपको, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, इसी विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है ना, ये सब जानते रहना, रिवाइज इसीलिए करा देता हूं ताकि आपको याद रहे सब, ठीक है ना। चलो तो हमारा सही उत्तर है विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील है भैया कैस्पियन सागर है, याद रखना, ठीक है, ये हमारे प्रश्न का ठीक उत्तर है। और सुपीरियर झील के बारे में क्या रखोगे, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील, ठीक है, ताजे पानी की झील। तो सवाल पूछता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, समझ रही हो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक या विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो लेक सुपीरियर होगी भाई, ठीक है। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर, ठीक है, गलत मत करिएगा, क्वेश्चन आता है झीलों के ऊपर, कई बार कराया भी है मैंने, और आपके लिए ये रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7,
बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पहले खूब पूछा जाता था ऐसे प्रश्न, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो गया, ठीक है, या वीडियो का एग्जाम आने वाला, तो कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है भाई, विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ, सिल्वर, जिंक, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को भी। सोडियम, आप सभी को पता होना चाहिए कि सोडियम को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Na, सोडियम का क्या होता है Na, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो जाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 और 1 होता है, ठीक है। तो जाते रहिएगा, बेसिक बातें, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, आप लोग उत्तर को देते रहिएगा, अपने आप को चेक करते रहिए, है ना। क्लास लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, आपसे मतलब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप बस अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, ठीक है। आपके लिए बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। चलो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कौन सा सबसे अच्छा, किसे कौन, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग हो गया इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सबसे मोस्ट लुमिनस प्लेनेट, या इसी को बोलते हैं शाइनिंग प्लेनेट, चमकदार, ठीक है, इसी को शाइनिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो मुझे लगता है कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। अब भैया हिंदी में ऑप्शन आ जाता है, आप भी गड़बड़ा जाते हैं ना। बुध मतलब है मरकरी, मंगल मतलब मार्स, परेशान मत हो, मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है। शुक्र मतलब है वीनस, और बृहस्पति मतलब है जुपिटर। चलो अब बताओ, है ना। तो सबसे चमकदार ग्रह, सबसे शाइनिंग स्टार जो है, सबसे चमकदार ग्रह है, आप सभी जानते हो, वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, सबसे चमकदार ग्रह। और वीनस के बारे में ही याद रखना है, ये सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है, गर्म मतलब कि हॉट प्लैनेट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इसके बारे में, है ना। गर्म है इसीलिए चमकदार दिखती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, ठीक है, यानी सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं। नोट करते रहना जो भी लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार मतलब कि सांझ एवं भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, चमकीला ग्रह, शाइनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं इसी को, शाइनिंग प्लैनेट यानी कि चमकीला ग्रह। चमकीला क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसके सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इस वजह से ये काफी गर्म होता है, इसीलिए चमकदार दिखाई देती है, ठीक है, सांझ और भोर का तारा। और शुक्र के बारे में ही कहते हैं कि जो शुक्र है ये पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसके, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहते हैं, यानी कि ट्विंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्विंस ऑफ द अर्थ, समझ गए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि जो आकार की बात करें हम, तो पृथ्वी का आकार है सौरमंडल में, जब पृथ्वी का आकार देखोगे, साइज देखोगे, तो पृथ्वी का आकार 5वें नंबर पे है, और वीनस का जो आकार है, शुक्र का जो आकार है, वो 6ठे नंबर पे। तो साइज में पृथ्वी जो है थोड़ा सा बड़ा है वीनस से, है ना, 19-20 का डिफरेंस होता है, तो इस वजह से शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बातें कम से कम, ठीक है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है, ठीक है, बुध क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है, और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगा लेता है, क्योंकि सबसे नजदीक है, तो इसलिए सूर्य की परिक्रमा जो है वो सबसे कम समय में लगा लेता है, 88 दिनों में, 88 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, है ना। और बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है, कोई भी इसका अपना सैटेलाइट नहीं होता है ना। मंगल ग्रह जो है इसको बोलते हैं मार्स, मंगल को बोलते हैं मार्स, और इसी को बोलते हैं रेड प्लैनेट, इसी को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह, है ना। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सतह पर जो है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण से ये हमें लाल प्रतीत होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक बात है, ठीक है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस, है ना, नोट करते रहना, कर पा रहे हो, तो फोबोस एंड डिमोस 2 सैटेलाइट होते हैं मार्स प्लैनेट के, ठीक है। शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। बृहस्पति के बारे में आप जानते हो, ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साइज के आधार पर, आकार के आधार पर जो है ये सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। तो ये आपको जानते रहना चाहिए, जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, क्लियर है, बेसिक बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि वेयर इज द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे
लोकेटेड, बिलासपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है। तो भाई आपको याद रखना है कि टोटल रेलवे की जोन अगर आपसे पूछता है कितने हैं, रेलवे में कुल कितने जोन हैं, तो आपको याद रखना है दोस्त 18 जोन है टोटल, ठीक है। कुल रेलवे में जोन की संख्या वर्तमान में कितना है, 18 है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है हेडक्वार्टर किसका, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, तो वो है जयपुर के अंदर है। कहां पर है, जयपुर में है, ये नोट कर लेना सब, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो कभी कभी हमसे कोई जोन पूछ लेता है, कोई भी जोन पूछ सकता है, तो भैया टोटल 18 जोन है। जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स हो आप लोग जरूर इसको लर्न कर लेना, और एक बार 18 जोन जल्दी से कॉपी में नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, फटाफट नोट कर लेना, मतलब कि होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, निम्न में से किसे भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, व्हाइट रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, व्हाइट पूछ रहा है। श्वेत क्रांति का जनक, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, हरगोविंद खुराना, एस स्वामीनाथन, बी कुरियन और पीके सेठी। ठीक बात है बेटा, चलो तो याद रखना हरगोविंद खुराना जो है, इनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला था, 1968 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एम एस स्वामीनाथन कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया ने, भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछता है तब हम स्वामीनाथन पे टिक करेंगे, लेकिन हमसे पूछा है सफेद क्रांति मतलब कि श्वेत क्रांति, सफेद मतलब कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन होगा बी कुरियन, है ना, मतलब कि वर्गीस कुरियन, है ना, कभी कभी वर्गीस लिख कर किया जाता है, एक ही बात है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन को कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक, तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। आई होप क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब वेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वेद में लोहे को, है ना, किस वेद में लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। कौन सा वेद है जहां पे लोहा को, है ना, जो लोहा होता है उसको श्याम या कृष्ण अयस कहते हैं। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद, ठीक है। चलो तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं, हमारे पास 4 वेद हैं, है ना, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है। कौन कौन से भाई, तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है ना, सीक्वेंस में याद रखिएगा, पेपर में आता है। फिर है आपका सामवेद, ठीक है, फिर आता है आपका यजुर्वेद, ठीक है, और फिर आता है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। सबसे जो नया वेद है वो अथर्ववेद होता है, सबसे लास्ट में यही आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जो लोहे को श्याम या कृष्ण अयस जो है ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है, कहां पे कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है, ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, जानते रहिएगा, ठीक है। 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो सबसे पुराना वेद आप सभी जानते हो ऋग्वेद होता है, और सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, और अथर्ववेद में ही लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंटिंग होती है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन हिंदी में है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। असत्य मतलब कि क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। देखो ये इंग्लिश में भी बिल्कुल यही नाम है, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं आएगा। ये उपनिषद के नाम है छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद, गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन है कठ और श्वेताश्वर उपनिषद, ये भी उपनिषद के नाम है, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद, पद्य और गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद है। आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। कठोपनिषद एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। कह रहा है कि कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद से संबंधित है, यानी जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता का डायलॉग है, मतलब कि संवाद है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हमें तो गलत बताना है ना, तो आप जानते हो ये स्टेटमेंट तो सही है ना, क्योंकि सत्यमेव जयते तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें गलत बताना है ना। और कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है, ये भी ठीक बात है, ठीक है। जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता का संवाद है, ये भी ठीक है। तो सी और डी तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें बताना गलत है ना। चलो और
और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद, ये गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद है। बिल्कुल ए स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक कह रहा है, यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, हमारा उत्तर होगा वो डी होगा। याद रखना कि कठ और श्वेताश्वर उपनिषद पद्य और गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद नहीं है, नहीं है। प्राचीनतम उपनिषद कौन से हैं? तो गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद जो है आपके छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। कभी ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्वेश्चन आता है ना कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आता है कि नहीं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। समझ रहे हो ना, ऐसे प्रश्न भी आता है। क्वेश्चन की नेचर को ध्यान से समझना, ऑप्शन को ध्यान से समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयास करो, प्रयास करोगे ना तो कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, सॉरी, प्रयास करोगे तो हमेशा सफल होगे। ठीक है, बस आपको प्रयास करते रहना दोस्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सफलता ही आपके प्रयास से आते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। देख लो भाई कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, है ना, जैनिज्म। तो देखिए ये तो रिकॉर्डेड क्लास है ना। लाइव क्लास में क्या होता है कि मैं आपसे बातें कर रहा होता हूं, तो बहुत सारी बातें करने में क्या होता है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा जाता है, लेकिन ये होता है कि एक इंटरेक्शन होता है आपसे, आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं मेरे सामने। ठीक है, बट अभी क्या ना कि रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि आपके कमेंट्स नहीं होते हमारे साथ, है ना, तो फिर मुझे ऐसे ही पढ़ाना होता है ना। तो फिर भी ये था कि आपका नुकसान ना हो, है ना, आपकी क्लास चले, कंटिन्यू चले, है ना। फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं मिल पाई थी, यानी कल, तो वो इसी वजह से कि रिकॉर्डिंग देर में मेरी खत्म हुई थी और मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करते ही तुरंत भाग गया था, मतलब कि तुरंत मेरी ट्रेन थी, रिजर्वेशन था मेरा, है ना। चलो, तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि खारवेल जो थे ये तो जैन धर्म से संबंधित थे भाई। ठीक है, चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म से संबंधित थे, कुमारपाल ये भी थे, बिंदुसार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन है इस पर थोड़ा सा नजर जरूर दौड़ाएगा कि तीनों नाम अगर आपसे कहीं और पूछता है तो ध्यान रखना ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कहीं भी एग्जाम में और कहीं क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि कौन बौद्ध धर्म से संबंधित था, कौन जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो आपका जो बिंबिसार था, बिंबिसार कौन था, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन था ये, तो हर्यक वंश आपने पढ़ा होगा, तो ये हर्यक वंश का क्या था, फाउंडर था, संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था और इसने बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध जी को संरक्षण भी दिया था इसने। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म को भी मानता था, ध्यान रखना। बाकी कुमारपाल, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जैन धर्म से था तो एक क्वेश्चन मैंने बौद्ध धर्म से ला दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बौद्ध धर्म से भी लिया है। क्वेश्चन बस यही है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, है ना। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है और हम इस नहीं को क्या होता है, नहीं पढ़ते हैं, और जब नहीं पढ़ते हैं इस नहीं को तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा हमसे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि जैन धर्म से संबंधित होगा। राइट, चलो देखते हैं। अजातशत्रु, अशोक, भद्रबाहु, कनिष्क, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपको बता दूं, अजातशत्रु, अजातशत्रु ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक, अशोका को मैंने बताया था कि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी, तो अशोक तो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भद्रबाहु। भद्रबाहु के बारे में आप जानते होंगे, ये जो भद्रबाहु हैं ये कौन थे, ये जैन धर्म के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये गए थे, याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हीं के साथ अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था, साउथ इंडिया, और श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में संलेखना पद्धति फास्टिंग के दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म को मानता था और इनके जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, यानी भद्रबाहु कौन थे, जैन धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। और कनिष्क भी, कनिष्क जो है ये तो बौद्ध धर्म को मानता था। पता ही होगा कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति किया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, याद आया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है, यानी कि जो राजा था कनिष्क ही था, है ना, जहां पे बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया था। कनिष्क के ही टाइम पे बौद्ध धर्म को
बौद्ध धर्म को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक हीनयान और एक महायान। याद आया सबको? ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा ये जैन धर्म से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लेना सब, ठीक है। चलो हाँ, ये क्लास जो आप लोग देख रहे हो ठीक है, कमेंट करने का ऑप्शन आता है, कमेंट करते रहना, ठीक है। कोई डाउट आए, कहीं भी क्वेश्चन में किसी को डाउट आना तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि फिर कमेंट में घर पे मैं जो क्लास चल रही होगी तो मैं उसमें घर में आपका क्लास देख रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी कमेंट हो तो आप लिख दिया करो, मैं कमेंट वॉच कर लूंगा और आपके क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 20 क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्लास ज्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? देखो एक समिति होती है संसद में कुछ समितियां होती हैं। लोक लेखा समिति जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, यानी कि लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है, मेंबर्स की संख्या होती है, टोटल होती है 22। टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लोक लेखा समिति में। ये 22 में से आपको बता दूं कि लोकसभा की होते हैं 15 और राज्यसभा की होते हैं 7, ठीक है, जानते रहिएगा, ठीक है। टोटल 22 होते हैं, तो जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो भैया हमारा उत्तर हो गया 7, ठीक है, 7। समझ गए? अगर लोकसभा पूछता तो हम 15 कहते हैं, राज्यसभा पूछा है तो हम 7 पे टिक करेंगे। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलो, लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके बारे में सब पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, जब पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, विधान परिषद में। जैसे आप जानते हो कि लोकसभा राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उसी तरह राज्यों की जो विधानसभा और विधान परिषद होता है उसमें सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो हमसे पूछा है विधान परिषद का, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 मेंबर को, याद रखना, ठीक है। 1/6 होगा इसका ठीक उत्तर, 1/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? आपका राज्यपाल। और कौन होते हैं ये सदस्य? तो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के, मैंने आपको बताया, ठीक है। जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो सेम प्रोसीजर है जो राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, जो वही विधान परिषद में राज्यपाल करता है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। बस राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को करता है और विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंतिया, गारो खासी, है ना, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, मुझे लगता है कि क्वेश्चन बड़ा फेमस है और कई बार आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया जो है ये पहाड़ियां भी हैं और ये तीनों जो है आपको बता दूं, ये जो तीनों हैं ये यहाँ की क्या है? ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। इस राज्य की क्या है? ट्राइब्स भी हैं। ट्राइब्स मतलब कि जनजाति भी बोली जाती है ये, ठीक है। ये यहाँ की जनजाति भी है, मतलब कि ट्राइब्स भी है। तो कौन सा राज्य है? तो मेघालय का है ये, ठीक है। मेघालय की ये 3 जनजातियां हैं, है ना, और वहां की जो पहाड़ियां उसी के नाम पे जनजातियां भी हैं। तो मेघालय में ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, और इसी के नाम पे यहाँ की जनजातियां भी हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। और इसी खासी ट्राइब पर याद रखिएगा, विश्व में जो सर्वाधिक बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है क्या? मासिन राम, ये यहीं पर है। मासिन राम जो है वो इसी पहाड़ पर है, इसी हिल्स पर है, ठीक है। मासिन राम जो है वो इसी हिल्स पर स्थित है, खासी हिल्स पर स्थित है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पूर्वी घाट, कोई भी घाटा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, घाट होगा, ठीक है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? यानी आपसे कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी है जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों का मिलान बिंदु है ना। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं भाई। कहां पे है? नीलगिरी की पहाड़ी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में इसका मिलान बिंदु है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कई बार पर्वत चोटियां मैंने आपको क्लास में कराया है ना। तो क्लास को इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलर करिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मेरी व्याख्या से भी मिलता जाएगा, है ना।
चलो, तो क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर ऊंची पर्वत पारसनाथ की चोटी है। ठीक है, कौन सा है भाई? पारसनाथ की चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़ के बारे में भी बताया है, अगर याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, धूपगढ़ क्या है कमेंट बॉक्स में लिख देना, बताया हुआ है आपको धूपगढ़ के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी। देखो ये पंचमढ़ी लिखा है, तो पंचमढ़ी के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, चलो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा अंतिम प्रश्न आज का। ठीक है, छोटी क्लास इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये भी क्लास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि अभी मुझे निकलना है तुरंत। ठीक है, आनंद विहार से मेरा ट्रेन है, तो कम से कम 1.5 घंटा मुझे ट्रैवलिंग में भी लगेगा। दैट्स वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन बस आज का लास्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? यानी कि ट्विंस मिनरल कहा जाता है भाई, ट्विंस मिनरल कहा जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क दे करके जाता हूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को कुछ डाउट हो तो मैं अगली क्लास में जब भी लाइव आऊंगा तो इस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं इसके बारे में व्याख्या कर दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट में लिखना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप बता दो, तो मैं इसकी व्याख्या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो बस सेशन कैसा लगा आप सभी बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए है ना, थोड़ा फास्ट में चला दी हूं इसलिए कि आपसे बात तो हुई नहीं है ना, तो दैट्स वाई। तो उम्मीद करते हैं इस क्लास को आप उतना ही सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे जितना आप हर क्लास को देते हो। इस क्लास को लाइक कर देना अगर सेशन अच्छा लगा हो तो, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे और फिर आपकी जो अगली क्लास मिलेगी आपको मंडे को, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, क्लास को जरूर करना है ना, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद मंडे के बाद जो है आपकी हो सकता है 1-2 दिन क्लासेस ना मिल पाए, ऑफ रहेगा क्योंकि मैं घर पे रहूंगा उस समय पे है ना। फिर मैं जैसे आता हूं मैं आपकी फिर क्लास को लाइव स्टार्ट करूंगा और आपके लिए कॉन्सेप्ट की क्लास का पूरा खजाना खोलेंगे भाई है ना। और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस अब आपकी होंगी आने वाले 1 हफ्ते के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लास और उसके अलावा जो वीडियो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए, क्योंकि 26-27 जून को वीडियो एग्जाम है, उसको टारगेट करते हुए सेशन होगा। ठीक है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया, उसको टारगेट करते हुए क्लासेस होंगी, और सीजीएल का जो जुलाई में पेपर है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो हर एक एग्जाम को टारगेट करेंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो तैयार रहो, कमर की पेटी कस लो और हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, कैसा लगा सेशन बताना क्लास में अच्छे से। ठीक है, लाइक और शेयर कर देना और ध्यान रखो अपना, पढ़ाई पे ध्यान रखो सब अच्छे से, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ रहेगा तभी वेल्थ रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद।